नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में जो प्रत्यक्ष जानकारी के स्रोत है उनमें ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ हमने ज्वालामुखी उद्भेदन से बनने वाली आंतरिक ज्वालामुखी की आंतरिक स्थलाकृतियों को जाना। हमने आंतरिक स्थलाकृतियों में बेथोलित है, लेकोलित है, फेकोलित है, सील है, डाइक है और आपकी सिट है, ये स्थलाकृतियां पढ़ी जो ज्वालामुखी के उद्गार के समय जब लावा बाहर नहीं निकलता और मैग्मे के रूप में आंतरिक भाग में ही जमा हो जाता है, उससे किसका निर्माण होता है? आंतरिक स्थलाकृतियों का। अब हम देखते हैं कि जब लावा जो मैग्मा है लावे के रूप में बाहर आ गया तो कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनाएगा। तो ये आपकी बाहरी स्थलाकृतियां जो बनती है उनमें आपकी पहली स्थलाकृति है आपके सील्ड ज्वालामुखी। कौन सा? सील्ड ज्वालामुखी। क्या होता है? सील्ड ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण हवाई तुल्य ज्वालामुखी या हवाई द्वीप पर उत्पन्न होने वाले ज्वालामुखी के माध्यम से मिलता है। ये कैसे बनते हैं? इससे जो पदार्थ है वो तरल पदार्थ निकलता है और तरल पदार्थ निकल करके और फैल जाता है, जिसे कम ढाल वाला, जिसे क्या है, कम ढाल वाला जो ज्वालामुखी जमाव होता है या लावा का जमाव होता है और इसके ऊपर जो एक शंकुनुमा रूप बन जाता है, ये शंकुनुमा रूप कहलाता है सिंडर शंकु। क्या कहलाएगा? सिंडर शंकु कहलाएगा। इस शंकुनुमा रूप को क्या बोलते हैं? सिंडर शंकु। ये ज्वालामुखी है वो आपके निकास नली के माध्यम से बाहर निकल रहा है और निकल करके तरल अवस्था में है तो क्या हो गया? फैल गया। तरल अवस्था में फैल गया और इसमें ढाल की संभावना क्या है? वो कम होती है। लावा थोड़ी दूर तक फैलता है। हम पढ़ेंगे बेसाल्ट प्रवाह। हालांकि बेसाल्ट प्रवाह का रूप है, लेकिन बेसाल्ट प्रवाह में लावा काफी लंबी दूरी तक और एक मोटी परत के रूप में फैलता है। इसमें लावा थोड़ी दूर तक, लेकिन ढाल इसमें क्या होता है? कम होता है और लावा के साथ तरल होता है। तो ये कौन सी रूपरेखा बनती है? सील्ड ज्वालामुखी। और सिंडर शंकु किसे बोलते हैं? सील्ड ज्वालामुखी के निर्माण के दौरान जो ज्वालामुखी शंकु निर्मित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सिंडर शंकु कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंडर शंकु कहते हैं। दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है कि ज्वालामुखी है वह अपने साथ, ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा है वो अपने साथ कई प्रकार के जो अलग अलग रूप के पदार्थ है वो बाहर लेके आता है। और लावा कैसा होता है? चिपचिपा, लसलसा और गाढ़ा होता है। चिपचिपा होता है, लसलसा होता है और गाढ़ा होता है। और ये लावा है वो एक मिश्रित रूप से निकल करके और एक मिश्रित पहाड़ी का निर्माण करता है जिसमें कई प्रकार के पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। इसी मिश्रित ज्वालामुखी की बात करें तो ये इसमें जो लावा होता है वो चिपचिपा होता है और गाढ़ा होता है। चिपचिपा और गाढ़ा होने के साथ साथ ये निकास नली के दौरान बाहर आने के साथ साथ निकास नली के आंतरिक भाग में भी क्या होता है? जमा हो जाता है। निकास नली के आंतरिक भाग में लावा क्या होता है? जमा हो जाता है। अब ये निकास नली के आंतरिक भाग में जो लावा जमा हो गया वह लावा पुनः उद्गार होगा
तो पुनः उद्गार के कारण ये लावा है भयंकर विस्फोट के साथ क्या होता है, बाहर निकलता है। तो मिश्रित ज्वालामुखी में विस्फोट भी होते हैं, तो विस्फोटक ज्वालामुखी भी है मिश्रित ज्वालामुखी। इसके अलावा हम बात करें काल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड, काल्डेरा या ज्वालामुखी कुंड। ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा, ये क्या होता है, अभी हमने मिश्रित ज्वालामुखी पढ़ा और बोला कि लावा चिपचिपा गाढ़ा लसलसा था, तो ज्वालामुखी का जो लावा था वो निकास नली में ही क्या हो गया, जमा हो गया, निकास नली में क्या हो गया, जमा हो गया। अब पुनः उद्गार होगा तो ये ज्वालामुखी कुंड है उसका निर्माण मिश्रित ज्वालामुखी के अंदर होता है। जब भयंकर विस्फोट होता है, भयंकर विस्फोट होता है तो या तो ये है जो निकास नली है वो नीचे की ओर धंस जाती है, या तो ये निकास नली क्या होती है, नीचे की ओर धंस जाती है, या निकास नली का जो भाग है या आंतरिक काफी भाग है वो विस्फोट के साथ है वो क्या होता है, दूसरे स्थान पे चला जाता है, जिसके कारण एक गहरा कुंड यहाँ पे बन जाता है, गहरा कुंड इस पे बन जाता है, जिसे हम ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो जिनका उद्गार है वो कुछ समय के बाद होता है, मैंने पढ़ाया था कौन से होते हैं, सुसुप्त होते हैं। तो सुसुप्त ज्वालामुखी में अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे ज्वालामुखी जन्य झीलों का निर्माण हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्वालामुखी जन्य झीलों का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम देखें तो बेसाल्ट प्रवाह है, बेसाल्ट, ये समझ में आ गया कि जो ज्वालामुखी उद्गार है उसके कारण भयंकर विस्फोट से क्या है, वो भूमि है वो नीचे धंस जाती है और नीचे धंसने से एक ज्वालामुखी कुंड का निर्माण होता है, या वो भाग है वो ऊपर का भाग है, संपूर्ण भाग है वो ऊपर चला जाता है, या वो विस्फोट के साथ दूसरे स्थान पे चला जाता है, तो भी ऐसा निर्माण होता है। अब मैं बात करूं बेसाल्ट प्रवाह की। देखो बेसाल्ट प्रवाह है एक महत्वपूर्ण ज्वालामुखी निर्माण का स्वरूप है। बेसाल्ट प्रवाह में क्या होता है, ज्वालामुखी से उद्गारित लावा है या तो वो दरारी रूप में निकला है या वह केंद्रीय उद्गार में निकला है। तो ये लावा है चिपचिपा लसलसा गाढ़ा नहीं होता, वो कैसा होता है, बिल्कुल तरल होता है और तप्त होता है, जिसके साथ ही वह वेगशील भी होता है, तप्त भी होता है और तरल होता है। तो ये जैसे ही बाहर निकला और निकलने के साथ ही क्या होता है, बहुत लंबी दूरी में ये फैल जाता है, कई हजारों किलोमीटर में क्या है, लावा फैल जाता है और क्या होता है, परतनुमा रूप में जमा हो जाता है, परतनुमा रूप में क्या होता है, जमा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं बेसाल्ट प्रवाह। क्या बोलते हैं, बेसाल्ट प्रवाह है। और इसके उदाहरणों में आपका दक्कन का पठार है, महाराष्ट्र का पठार है, आपके छत्तीसगढ़ का पठार है, ये सारे क्या है, आपके बेसाल्ट प्रवाह के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम बात करें, बेसाल्ट प्रवाह समझ में आ गया, ज्वालामुखी उद्गार जिसमें लावा है काफी हजारों किलोमीटर दूरी में परतनुमा रूप में क्या होता है, ठंडा हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बेसाल्ट प्रवाह। अब उसके बाद मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक है वो आपके कौन से महासागर में है, एटलांटिक महासागर में है, एटलांटिक महासागर में है। हम आगे पढ़ेंगे महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपों का विस्थापन हुआ जब आपके अमेरिका और यूरोप दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे, उस दौरान दबाव हटने से इस अटलांटिक महासागर में ज्वालामुखी उद्गार होने लगा, वो था दरारी ज्वालामुखी उद्गार। और इस ज्वालामुखी उद्गार से इस प्रदेश में एक महासागरीय कटक का निर्माण हुआ। कटक का मतलब है नुकीले पर्वतीय स्वरूप या नुकीले पहाड़ी स्वरूप। ये महासागरीय कटक
जो बना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, माध्य महासागरीय कटक बोलते हैं। और इसका निर्माण किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से। किससे हुआ है, ज्वालामुखी उद्गार से। ये लगभग 70,000 किलोमीटर लंबा कटक प्रतिरूप है, जो आपके कौन से महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। किस आकृति में है, तो ये एस आकार की आकृति में है। उद्गार आपके यूरोप और अमेरिका के अपसरण से हुआ है। जब महाद्वीपीय विस्थापन हुआ तो यूरोप का और अमेरिका का क्या हुआ, अपसरण हुआ। ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने लगे और उसी के कारण आपके किसका, मध्य महासागरीय कटक का निर्माण हुआ है। समझ में आ गया। तो आपकी आंतरिक और बाहरी स्थलाकृतियां हैं। अब हमने जो लेसन का उद्देश्य क्या था कि ज्वालामुखी उद्गार से कैसे हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी है उसका आंतरिक तल कैसा है, ये मैंने आपको बताया। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला जो पदार्थ है उस पदार्थ को हम देखेंगे कि वो पदार्थ है वो कितनी गहराई से आया है और उसमें कौन कौन से तत्व मिले हुए हैं। उसी आधार पर हम जानते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग किन किन तत्वों से निर्मित है। पृथ्वी का आंतरिक भाग किन किन तत्वों से निर्मित है, ये हम जानते हैं। इसके बाद आपका दूसरा जो प्रत्यक्ष स्रोत है वो है भूकंप। क्या है, भूकंप। भूकंप सामान्यतः हम जानते हैं पृथ्वी पर होने वाला या धरातल पर होने वाला कंपन क्या कहलाएगा, भूकंप कहलाएगा। ये कंपन दो प्रकार से होता है, एक प्राकृतिक भी होता है, कृत्रिम भी होता है। प्राकृतिक तो आपको पता है, आंतरिक संकल्पना कंपन। और आप कृत्रिम की बात करें, जैसे हम कोई खनन कर रहे हैं तो पहाड़ियों में हम कोई बम ब्लास्ट करते हैं, उसके माध्यम से ट्रेन जो है रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजर रही है तो उससे कंपन होता है, या कोई मशीनी कार्य कर रहे हैं तो उसके माध्यम से भी क्या होता है, कंपन होता है। तो ये वो कौन सा है, कृत्रिम कंपन है, मानवीकृत है, ये कैसा है, प्राकृतिक है। अब भूकंप जो आता है उसके माध्यम से हम कैसा पता लगाएंगे कि हमारी पृथ्वी का भाग कैसा है। इसके बारे में हम देखें तो सबसे पहले भूकंप के बारे में जानेंगे कि भूकंप जो है, जो पृथ्वी से होने वाला कंपन है, वो किन रूपों में किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपरी भाग में उद्गमित होता है। तो भूकंप में क्या होता है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, यहाँ भूकंप की जो तरंगे है उद्गारित होती है। इस भूकंपीय तरंगे जहां से उद्गारित होगी उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप मूल क्या बोलते हैं, या फोकस। और हमारे धरातल पर जहां सबसे पहले भूकंप की तरंगे महसूस की जाएगी उसको बोलते हैं अधिकेंद्र और या एपिक सेंटर। क्या बोलेंगे, एपिक सेंटर। भूकंप की है वो तरंगे है वो सबसे पहले हमारे इस 90 डिग्री वाले भाग पर क्या होगी, दर्ज की जाएगी। जैसे ये मेरा हाथ है और इस हाथ में मैं ये भाग है, यहाँ पे मैं चोट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं अगर चोट लगा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को महसूस इस भाग पे होगा, इस 90 डिग्री पे। हालांकि हाथ पे पूरे पे महसूस होगा, चोट लग रही है, लेकिन सबसे पहले महसूस कौन से वाले भाग पे होगा, इसी वाले भाग पे होगा, 90 वाले में। तो सबसे पहले महसूस कहाँ होगा, अधिकेंद्र पे होगा, 90 डिग्री पे। और वैसे तरंगे हैं वो भूकंप की क्या है, ये तरंगे विभिन्न भागों में चलेगी। तो भूकंप क्या है, पृथ्वी पर या धरातल पे होने वाला कंपन है। और ये कंपन किस माध्यम से, ये कंपन जो होता है उसमें एक तो भूकंप मूल होता है, एक क्या होता है, एपिसेंटर। अब दूसरी बात आती है कि कंपन क्यों होता है प्रकृति के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन होने का सीधा रीजन है दबाव, तापमान
में परिवर्तन। ज्वालामुखी क्यों आया था? इसी कारण से आया था। और भूकंप भी क्यों आ रहा है? इसी कारण से आ रहा है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि भूकंप का नाम भी है ज्वालामुखी जन्य भूकंप, यानी उद्गार होने लगता है, उद्गार होने वाला है, लेकिन क्या होता है, उद्गार होने से पहले ही आपके ऊपरी जो बड़ा भाग है वो क्या होता है, कठोर होता है और उद्गार नहीं हो पाता है। तो ये जो ज्वालामुखी उद्गारित पदार्थ है वो क्या करता है, इन भागों में या तो वलन लाता है या इन भागों में क्या करता है, कंपन करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, ज्वालामुखी जन्य भूकंप। तो भूकंप ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भी आता है, और भूकंप है पृथ्वी पे दाब और तापमान में अंतर जैसे आया तो पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों में जो क्या होगा, विभंग होगा, विभंजन होगा या भ्रंश पड़ेंगे। उस भ्रंश भंजन विभंजन के कारण क्या होगा, आपके कंपन उत्पन्न होगा, और यही कंपन है किसका कारण है, भूकंप का कारण है। किसका कारण है, भूकंप का कारण है। अब भूकंप दोनों समझ में आ गया। भूकंप का मूल होता है, भूकंप का अधिकेंद्र होता है। परिभाषा, भूकंप मूल से 90 डिग्री पर जहां पे भूकंप सबसे पहले आता है उसे क्या बोलते हैं, भूकंप अधिकेंद्र बोलते हैं। और जो भूकंप जहां से उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। अब भूकंप के लिए कौन कौन सी तरंगे हैं जो भूकंप का उद्गार करती है, तो इसमें दो प्रकार की तरंगे बताई गई है। एक तो है भूगर्भिक तरंगे और एक है धरातलीय तरंगे। एक तो है भूगर्भिक तरंगे और एक है धरातलीय तरंगे। तो भूगर्भिक तरंगे कितनी है, दो है। एक तो है पी और एक है एस, पी तरंग और एस तरंग। धरातलीय तरंग इसे बोलते हैं एल। नाम, प्राइमरी यानी प्राथमिक तरंग, सेकेंडरी यानी द्वितीयक तरंग, लैंड वेव यानी धरातलीय तरंग। सभी तरंगों के बारे में जानते हैं कि प्राइमरी तरंग है वो सबसे पहले धरातल पर आती है, सबसे पहले, इस कारण से इसको प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। दूसरी, इसकी गति है वो इन तरंगों की अपेक्षा क्या होती है, तेज होती है, ज्यादा होती है, लगभग 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अलग अलग भागों में अलग अलग होती है। यह है ठोस, द्रव व गैस, तीनों में चलती है। ठोस में भी चलती है, द्रव में भी चलती है और गैस में भी चलती है। दूसरी बात, ध्वनि तरंगों पर आधारित होती है। ध्वनि तरंगों पर आधारित होती है। पांचवी बात, ये जो है आपके अनुधेय पथ, अनुधेय का मतलब है लंबवत पथ या समानांतर पथ। ये समानांतर, इसे समानांतर पथ का अनुसरण करती है। इस प्रकार से ये समानांतर पथ का क्या करती है, अनुसरण करती है। तो समानांतर पथ का अनुसरण करती है, ध्वनि तरंगों की है, ठोस, द्रव और गैस में चलती है। इसकी गति इसकी तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। यह जो तरंग है वह विनाशकारी नहीं होती है और यह तरंग भी विनाशकारी नहीं होती है। अब दूसरी बात, यह इसके बाद आती है तो क्या बोलेंगे, द्वितीयक तरंग। गति की बात करें तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी बात करें तो यह ठोस तरंग है। कौन सी है, ठोस है। और ये प्रकाश से तरंगों के आधार पर गति करती है। साथ ही साथ इसका पथ होता है वो अनुप्रस्थ होता है। कैसा होता है, अनुप्रस्थ, इस प्रकार से समकोण पे। कैसा होता है, समकोण पे होता है। इसका जो पथ होता है वो कैसा है, अनुप्रस्थ होता है। यह भी विनाशकारी नहीं है, यह भी विनाशकारी नहीं है। इसकी बात करूं धरातलीय, तो इसकी गति है
वो आपके 0.3 से लगभग 3 किलोमीटर 1.3 किलोमीटर पर सेकंड और पदार्थ पर निर्भर करती है। तो ये तरंग है, ये जो है आपकी तरंगे है वो इनके बाद उत्पन्न होती है, और ये है ना, ये आपकी जिगजैग के आधार पर धक्का लगाते हुए चलती है। इस कारण से ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है। सबसे ज्यादा आवाज होती है इसमें, सबसे ज्यादा विनाशकारी भी कौन सी होती है? एल तरंग होती है। तो ये तीनों प्रकार की तरंग हमने पढ़ी। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आएगा कि साहब ये बताइए कि इन तरंगों के माध्यम से हम कैसे पता लगाएंगे कि भूकंप है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को बताता है। तो आपकी एस तरंग है वो केवल ठोस में ही जाएगी। ये बताती है कि जिन क्षेत्रों में एस तरंग भूकंप लेखी यंत्र, आप जिसका नाम जानते हो, कौन सा है? सीस्मोग्राफी यंत्र है, नाम प्रश्न आया हुआ है। भूकंप लेखी यंत्र का नाम क्या है? सीस्मोग्राफी है। और स्केल जो पैमाने हैं उसमें एक तो आता है रिक्टर पैमाना, जिसकी हम क्षमता की बात करें तो 0 से 9 होती है। रिक्टर पैमाना जो तीव्रता का गहन मापन करता है। एक होता है मर्केली स्केल, जिसकी क्षमता 1 से लेकर 12 तक इसमें अंक होते हैं। ये तीव्रता और गहनता दोनों का मापन करता है। इस स्केल में 0 से 1 और 1 से 2, तो ये जो 0.1 बढ़ता है वो 10 गुना वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। तो आपके सीस्मोग्राफी यंत्र है, इसके माध्यम से हम इन तरंगों का अभिलेखन करते हैं। और ये ठोस में जहां मिली तो हम मानते हैं पृथ्वी का भाग कैसा है? ठोस है, पढ़ेंगे आगे। और ये जो तरंग है वह तीनों में जाती है, और तीनों में इनकी ठोस में गति ज्यादा, द्रव में कम और गैस में क्या होती है? कम होती है। और इसके कारण जो बदलाव आता है उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठोस द्रव गैस में जो गति है उसके आधार पर हम क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान पाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने भूकंप क्या होता है और भूकंप की तरंगे हैं उनका अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में इससे अगला जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।